हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और अब हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को। इसको हम 2 पार्ट्स में करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा-सा कुछ रह गया तो हम इसको थर्ड पार्ट में ज़रूर एक्सटेंड करेंगे क्योंकि कुछ छोड़ना नहीं है, बस जल्दी-जल्दी आँखों के सामने से गुज़ारना है, ठीक है? तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने सुपर कंप्यूटर से। आपको पता होगा परम सिद्धि के बारे में, जो कि आप देखोगे इंडिया का अभी टॉप एक्चुअली होता क्या है कि हर साल एक टॉप 500 लिस्ट आती है सुपर कंप्यूटर्स की, ठीक है? वर्ल्ड में। तो इसमें अभी आप देखोगे जापान का एक सुपर कंप्यूटर है, वो काफ़ी फास्टेस्ट फुगाकू, ठीक है? ये उसका नाम है। ये आप देखोगे वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और इंडिया में आप देखोगे जो हमारा परम सिद्धि करके जो सुपर कंप्यूटर है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो टॉपिक्स होते हैं, उनको भी डील कर सकता है। तो ये आप देखोगे टॉप 63rd, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का कोई सुपर कंप्यूटर टॉप 100 में आ रहा हो, तो 63rd पोज़ीशन हमारी आई है, ठीक है? अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, सबसे पहले तो सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर्स और नॉर्मल कंप्यूटर्स में फ़र्क क्या होता है? तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि गूगल का एक कंप्यूटर है जिसको हम लोग चलो वो तो क्वांटम का कंप्यूटिंग हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जो आप देखोगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर को शायद सॉल्व करने में हज़ारों साल लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? तो बहुत ही जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, ये जो भी आप देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ये जितने भी आप देखोगे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें बहुत सारा डेटा सेट होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे सुपर कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है? अब एक और चीज़ होती है, वो होती है क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है? क्वांटम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट हो जाता है। आपके कंप्यूटर्स में क्या होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं ना बिट्स एंड बाइट्स, ठीक है? 1 बाइट क्या होता है, उसमें 8 बिट्स होती हैं और बिट्स क्या होती है 0 या 1। तो जब आप सपोज़ करो मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रही हूँ, तो मेरा कंप्यूटर इसको कैसे रजिस्टर करता है, 0 और 1 के फॉर्म में रजिस्टर करता है। आप बचपन में पढ़ते थे ना डेसिमल सिस्टम, आपका फिर 8 वाला सिस्टम पढ़ते थे, आप 2 वाला सिस्टम पढ़ते थे, बाइनरी सिस्टम पढ़ते थे। तो ये जो बाइनरी सिस्टम होता था, जिसके अंदर हम हर नंबर को भी आप देखोगे 0, 1 के फॉर्म में लिखते थे, तो इसी फॉर्म में आप देखोगे कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। सुपर कंप्यूटर्स में भी यही है कि बिट्स के फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं, उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो क्यूब बिट्स के फॉर्म में होता है। अब क्यूब बिट्स का मतलब क्या होता है? देखो क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग ना समझाने के लिए वैसे तो अलग से फील्ड है, लेकिन इतना याद रखना इसमें डेटा जो होता है वो क्यूबिट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर में मैंने कुछ लिखा, तो या तो वो 0 के फॉर्म में रजिस्टर होगा या 1 में। क्यूबिट में क्या होता है, आप बेसिकली साइमल्टेनियसली 0 स्टेट में भी हो सकते हो और 1 स्टेट में भी हो सकते हो। ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा समझने में, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, नहीं तो पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग और पूरा क्वांटम प्रिंसिपल्स जो होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी हो जाएगा, एंटेंगलमेंट हो जाएगा, इंटरफेरेंस, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे पढ़ानी पड़ेंगी, तो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले इतना याद रखो, ठीक है? और प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट हो गया, अगर कभी सुनने को मिल जाए, तो वो क्वांटम क्वांटम से रिलेटेड है, ठीक है? क्वांटम शब्द से रिलेटेड है वो, समझ में आ जाएगा आपको? तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो सुपर कंप्यूटर्स ये समझ में आ गया। अब देखो इतना पता होना चाहिए हमें कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, उसमें जब हम देखते हैं कि उसका जो स्पीड होता है, उसको मेज़र करने का जो यूनिट होता है वो अलग होता है। जबकि हम सुपर कंप्यूटर्स को जब हम मेज़र करते हैं तो हम पीटाफ्लॉप्स में मेज़र करते हैं। फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं, व्हिच इज़ फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जनरली आपने सुना होगा 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स या फिर 200 पीटाफ्लॉप्स इसका ये है। तो पीटा का मतलब क्या होता है? पीटा का मतलब होता है 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स, ठीक है? बेसिकली ये आता कहाँ से, ये सुनो। जैसे मेगा हो गया, आपने टेरा हो गया, तो गीगा हो गया। तो ये क्या होता है, पावर्स होती हैं कि 10 की पावर 3 हो गया, 10 टू द पावर 6 हो गया, 10 टू द पावर 9 हो गया। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ते हो। मैं ये नहीं बता रही ये ऑर्डर है, पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि 10 टू द पावर जब बढ़ाते जाते हो तो आपके नाम बढ़ते जाते हैं, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है? वैसे आप देखोगे आपका आता है पीटा। पीटा मतलब होता है 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि आरएएस 2018 के एग्जाम में ये पूरा नंबरिंग पूछा गया था ना, इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, याद रखना, इंडिया में परम शिवाय, जो भी परम सीरीज ऑफ कंप्यूटर्स है ना, वो सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें याद करनी है वो है मिहिर और प्रत्यूष। ये क्या है? ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर 2 सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो क्लाइमेट मॉडलिंग और वेदर और मॉनसून्स के रिलेटेड आप देखोगे पूरा काम करते हैं। और ये मतलब ऐसा बोल लो कि यूके और कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के इंडिया ही ऐसा है जिसके पास वेदर मॉडलिंग के लिए इतने उम्दा लेवल के सुपर कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो परम शिवाय, परम परम ब्रह्मा, परम शक्ति, आप देखोगे ये सारे क्या हैं? परम जिसके आगे आते हैं मतलब वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और है
इंडिया में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चलता है, ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके, ये जो मिशन था इसका काम ही यही था, इसको 3 फेजेस में लॉन्च किया गया था। पहले मतलब इसका काम यही था कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स आने हैं। पहले वाले में तो हमें ऑब्वियसली इंडिया के अंदर आप सुपर कंप्यूटर्स बिल्ड नहीं कर सकते, तो पहले वाले का काम क्या था कि बाहर से पार्ट्स लाओ और इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स असेंबल करो। सेकंड वाले में ये था कि हमें जो इसकी स्पीड है वो 15 पीटाफ्लॉप्स तक ले जानी है। थर्ड वाले में हमारा टारगेट क्या था कि हमें 45 पीटाफ्लॉप्स तक इनकी स्पीड ले जानी है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे ये 7 साल का मिशन था, 2015 में शुरू किया गया था। CDAC जो आपकी सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग होता है, ये आपका किसके अंदर आता है, मीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये नोडल बॉडी है जो इस पूरे मिशन को संभाल रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ मत याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी याद रह जाएगी तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जनरली आप देखोगे 15, 16, 25 ऐसे ऐसे के आसपास रहता है इंडिया का पीटाफ्लॉप। यहाँ पे देख लो फुगाकू का स्पीड देख लो, 415 पीटाफ्लॉप्स हो जाएगा, मतलब सो मच, ठीक है। फिर अब आते हैं हम लोग सेकंड आर्टिकल पे जो है आपका रेज। अब देखो इससे रिलेटेड 2 चीज़ें मुझे बतानी है। एक तो याद रखना कि हमारे यहाँ पे रेज जब नाम सुनोगे, एक तो ये AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया है एक इंटरनेशनल लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट करवा रहा है बेसिकली इंडिया में, तो ये तो रेज 2020 हो जाएगा। एक रेज करके ना हमारे यहाँ पे प्रोग्राम भी है जो बेसिकली एसीज जो होते हैं अपने एयर कंडीशनर जो होते हैं उसमें जो कूलिंग रिक्वायरमेंट होती है ना अपनी रेफ्रिजरेंट वगैरह की, उसको कम करने के लिए कि हम लोग एसी से निकलने वाले एमिशंस को कम करें। तो वो भी रेज के मतलब वो इसका पार्ट नहीं है पर उसका भी नाम रेज है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके बता दिया, ठीक है। अब ये वाली जो समिट होगी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, ऑफकोर्स मीटी के अंदर ही करवाई जाएगी, नीति आयोग साथ में लेके करवाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट होगी और इसका जो फुल फॉर्म है वो है रिस्पॉन्सिबल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, कि हम लोग AI को मतलब कैसे आप रिस्पॉन्सिबली इसको यूज करोगे। भाई आप ड्राइवरलेस कार्स लाने की बात करते हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी, वो डिफरेंशिएट कैसे करेगी कि यहाँ पे एनिमल जा रहा है या यहाँ पे ह्यूमन जा रहा है, ठीक है। सपोज करो कि उसके ब्रेक फेल हो गए तो ह्यूमन क्या होता है अपना जजमेंट लगाता है और वो पोल पे जाके गाड़ी भेज देगा, बट व्हाट इफ आपकी कार जो है वो पोल पे ना भेड़ के बल्कि किसी आदमी को भेड़ दे, तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल AI, ठीक है। तो इसी पे लेके आप देखोगे टॉपिक पे लेके हमने समिट ऑर्गेनाइज करी है, ग्लोबल लेवल की है, मल्टी स्टेक होल्डर समिट है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज करी गई है, ठीक है। फिर आप देखोगे चाइना जो है इनफैक्ट आप देखोगे चाइना जो है स्पेस में एकदम मचा रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे हाईएस्ट स्पेंडिंग स्पेस सेक्टर में कौन कर रहा है इस वक्त, तो यूएस है, वो पहले भी यूएस था। सेकंड लेवल पे आप देखोगे या तो रशिया रहता है या चाइना। इस साल आप देखोगे चाइना ने काफ़ी स्पेंडिंग करी है अपने स्पेस प्रोग्राम्स पे। इनफैक्ट आपने यहाँ पे 2 नाम याद होने चाहिए, एक है आपका टियानवेन और एक है आपका टियानगोंग, ठीक है। ये दोनों भी चाइना के मिशन हैं। टियानगोंग तो चाइना का खुद का जैसे अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जहाँ पे आप देखोगे एस्ट्रोनॉट जाके रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर आप देखोगे अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आता है, ठीक है। ये बेसिकली आप ऐसे सोच लो कि माइक्रोग्रेविटी लैब एक्सपेरिमेंटल लैब है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये हैबिटेबल सैटेलाइट है जहाँ पे जाके साइंटिस्ट रहते हैं, डॉकिंग वगैरह होती है। आपने ग्रेविटी, इंटरस्टेलर ये सारी मूवीज देखी होंगी, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके डॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 5 कंट्रीज के द्वारा मिलकर बनाया है। 2000 में लॉन्च हुआ था। इसकी लाइफ लाइन जो है बढ़ बढ़ के 2020 तक इसका टारगेटेड था कि 2020 में तक ये बंद हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ मतलब काम करना है, इसकी जगह हमें नया स्पेस स्टेशन लाना पड़ेगा। अब 2 कंट्रीज हैं जो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रही है, एक है रशिया और एक है चाइना, ठीक है। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है टियांगोंग, जिसका चाइनीज लैंग्वेज में मतलब मैंडरिन या चाइनीज लैंग्वेज जो होती है उसमें मतलब होता है इसका हेवनली पैलेस, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, हेवनली पैलेस। तो अब याद रहेगा, मुझे भी ऐसे याद था। हेवनली पैलेस टियांगोंग मतलब चाइना का स्पेस स्टेशन है, ठीक है, खुद का, ये जो बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। इसके लिए बहुत सारा वो लोग कार्गो और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब ISS में कौन से 5 देश थे जो इन्वॉल्व थे, तो इसमें आपका कनाडा, USA, जापान, रशिया और कौन है यहाँ पे 5वां, ये मुझे आप बताने वाले हो। 5 देश हैं जिन्होंने मिलकर आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। ये 5वां देश आप मुझे बताने वाले हो। ये चाइना है, फ्रांस है, इटली है, कौन सा देश है जिसने आप देखोगे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कंट्रीब्यूट किया है, ओके। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर टियांगोंग मैंने आपको बता दिया। अब एक आता है आपका टियानवेन। अब टियानवेन क्या है, बेसिकली चाइना जो है वो आप देखोगे बहुत सारे मून, मार्स, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे
हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। जैसे आपने लॉन्ग मार्च एयरक्राफ्ट का नाम सुना होगा, मतलब एयरक्राफ्ट तो नहीं, सॉर्ट ऑफ आप बोलते हो स्पेस कैरियर का, तो ये आप देखोगे चाइना का है, ठीक है। जैसे इंडिया के हम बोलते हैं ना, पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, तो ये सारे इंडिया के रॉकेट्स हैं। लॉन्ग मार्च आप देखोगे चाइना का रॉकेट हो जाएगा। सोयूज रॉकेट्स जो है वो रशिया के होते हैं, ठीक है। वैसे आपने रिसेंटली सुना होगा टेस्ला, जिसने आप देखोगे पहली बार जो नागरिक होते हैं, नॉर्मल नागरिक होते हैं, उनको आप देखोगे अंतरिक्ष में भेजा था। तो इनका आपने क्रू, ड्रैगन, ठीक है, ऐसे नाम जो सुने होंगे वो सारे टेस्ला के, टेस्ला तो नहीं, स्पेस एक्स, ठीक है, एलॉन मस्क की कंपनी है, तो स्पेस एक्स के थ्रू आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो टियानमेन वैसे ही आप देखोगे चाइना का मिशन हो जाएगा मार्स के ऊपर, ओके। तो ये तो एकदम बेसिक था। अब हम चलते हैं ये आर्टिकल की तरफ, जो बात कर रहा है कि चाइना अपना पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट लॉन्च करेगा। एक्चुअली देखो, चाइना, आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स याद रखना, ये रॉकी पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्लैनेट्स, एक होते हैं माइनर प्लैनेट्स, एक होते हैं डॉर्फ प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स क्या होते हैं बेसिकली, कैसे डिफाइन होगा कि कोई माइनर प्लैनेट है, डॉर्फ प्लैनेट है, या जो भी है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है, जिसकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जिसके हिसाब से वो डिसाइड करता है। आपको पता होगा कि पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, फिर 8 रह गए, क्यों? क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया, ठीक है। प्लैनेट की डेफिनेशन में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो पहला कि वो नियर स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए, दूसरा कि आप देखोगे वो अर्थ के अराउंड चक्कर काटना चाहिए और किसी और बॉडी के अराउंड चक्कर नहीं काटना चाहिए, मतलब सॉरी, सन के अराउंड चक्कर काटना चाहिए और किसी और बॉडी के अराउंड चक्कर नहीं काटना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कि उसका जो, जहाँ पे वो चक्कर काट रहा है उस ऑर्बिट में और कोई नहीं होना चाहिए, मतलब उसने अपना जो पूरा एरिया है उस ऑर्बिट का वो क्लियर कर देना चाहिए। इसी डेफिनेशन में प्लूटो फेल हो गया था, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे प्लूटो को क्या बना दिया हमने, डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। अब वो प्लैनेट नहीं है, डॉर्फ प्लैनेट है। हमारे यहाँ पे याद रखना 5 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, प्लूटो उसमें ऐड हो गया। वैसे एरीज, होमियो, मेकमेक और सीरीज, ठीक है। सीरीज जो है वो पहले एक एस्टेरॉइड या माइनर प्लैनेट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में उसको अपग्रेड कर दिया डॉर्फ प्लैनेट में। और सीरीज ओनली डॉर्फ प्लैनेट है जो एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है। अब एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे आती है, ये आपका सन, ये आपका मर्क्यूरी, ये वीनस, ये अर्थ, ठीक है, ये मार्स, और फिर यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट, और फिर आपका जुपिटर। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर मिलने वाला सीरीज है। बाकी सारे जो भी आपके डॉर्फ प्लैनेट्स हैं वो प्लूटो और प्लूटो के जो बाहर आपका क्यूपर बेल्ट होता है वहां पे मिलते हैं, ठीक है। फिर माइनर प्लैनेट, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, माइनर प्लैनेट्स को हम एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं। ये आप देखोगे वो पत्थर होते हैं, रॉकी पत्थर वगैरह, जो सन के अराउंड चक्कर काटते रहते हैं। अब एस्टेरॉइड्स भी क्या होता है, 2-3 टाइप के होते हैं। एक जो आपके एस्टेरॉइड बेल्ट में घूम रहे हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। एक होते हैं आपके ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो आप देखोगे कि मतलब किसी और प्लैनेट से ज़्यादा उनका नज़दीक ये होता होगा, जो ऑर्बिट है उनका वो, ठीक है। तो ये आप देखोगे जो जुपिटर के आसपास के एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं, बल्कि जुपिटर के बाद जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, या तो कुछ जुपिटर के आगे घूमेंगे या कुछ जुपिटर के पीछे घूमेंगे, तो वो आप देखोगे ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मोटा मोटा एस्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब एस्टेरॉइड्स इस वक्त न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, याद रखना कि ये बहुत पुराने टाइम पे बने थे, तो इनसे हमें ओरिजिन कैसे हुआ सोलर सिस्टम का, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा कुछ एस्टेरॉइड्स जो होते हैं मेटेलिक होते हैं, ठीक है, जैसे आपने साइक का नाम सुना होगा, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कुछ एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो आप देखोगे कार्बोनेशियस होते हैं, जैसे आपने बेनू का नाम सुना होगा, ठीक है, जिन पे हमने मिशंस वगैरह, जैसे बेनू पे हमने नासा का ओसिरिक्स मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। फिर तो इससे क्या होता है कि कुछ एस्टेरॉइड जो मेटेलिक है, जिसमें आयरन, आपको टंगस्टन, वेनेडियम, हो सकता है बहुत महंगे महंगे एलिमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम भी मिल जाए, इनकी कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा सकती है। तो इसलिए आप देखोगे कंट्रीज में रेस मची है कि कौन पहले एस्टेरॉइड में से जाके खुदा खादी करेगा। जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं ना अर्थ पे, वैसे ही हम लोग इसको बोलते हैं स्पेस माइनिंग। तो स्पेस माइनिंग में कौन सबसे आगे रहेगा, तो बहुत सारी कंट्रीज, इनफैक्ट प्राइवेट कंपनीज भी एस्टेरॉइड्स की माइनिंग में इंटरेस्ट दिखा रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप सोचो मिलियनर बन जाओगे अगर आपने टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली तो, ठीक है। तो इसी रेस में आप देखोगे चाइना जो है वो भी अब एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट बनाना चाहता है एस्टेरॉइड माइनिंग करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको वैल्यूएबल रिसोर्सेज वहां से मिल जाए। समझ में आ गया? तो ये पूरा कहानी उसके लिए बताया था। फिर आप देखोगे आ जाओ आपके कोविड-19 टेस्ट पे, ठीक है। देखो कोविड-19 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने बैठी तो 1 घंटे का लेक्चर वैसे ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कोविड-19 जब हम डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते थे। जैसे आपने जो मेजरली करवाया होगा वो था अपना RT-PCR टेस्ट, कई लोगों ने एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया होगा, फिर आपको RT लैम्प टेक्निक भी आई होगी, ठीक है।
जो कि आपकी लेज़र एम्प्लीफिकेशन टेक्निक थी। फिर आपने देखा होगा बीच में आप ये करवा रहे थे, पूल टेस्टिंग करवा रहे थे, ठीक है। अब पूल टेस्टिंग में क्या होता था कि 5-6 सैंपल एक साथ डाल दिए, ये उन्हीं जगह पे करवा रहे थे जहाँ पे आपको पता है कि प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19 बहुत कम है, लेकिन आप बस है ना जनरल देखना चाहते थे कि पॉपुलेशन में कुछ है कोविड-19 का या नहीं है। तो वहाँ पे आपने 5-6 सैंपल एक साथ डाल दिए, टेस्ट कर लिया, अगर किसी का नहीं निकला इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा एरिया सही है, अगर निकल गया किसी एक का तो फिर सबकी इंडिविजुअली आरटी-पीसीआर टेस्टिंग करोगे। वैसे ही कई लोगों का आपने सुना होगा रिसेंटली क्रिस्पर-cas9 टेस्ट भी आया था। वैसे ही आप देखोगे रिसेंटली आपका ये ग्रेफाइट टेस्ट रिलीज हुआ था, ठीक है, जो आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने शायद डिस्कवर किया था कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके हम कोविड-19 की टेस्टिंग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो या नहीं हो, ठीक है। अब इसी सिलसिले में एक और आता है, वो आता है आपका फलूडा बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग जीन बेस्ड कोविड-19 टेस्ट बोलते हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हमारे यहाँ पे कुछ ड्रग्स आपको नए लॉन्च करने हैं, कुछ कोविड-19 की नई वैक्सीन लॉन्च करनी है, कोई नए टेस्ट लॉन्च करने हैं, सबका अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। और अप्रूवल देता कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी के अंदर आप देखोगे CDSCO करके ऑर्गेनाइजेशन है आपका, सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है। ये बॉडीज से आपको परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग अगर आपको अप्रूव करवानी है, आपको लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको DCGI की परमिशन लगेगी, ओके। तो ये पता लग गया। अब फलूडा जो होता है ये याद रखना एक्चुअली एक एक्रोनिम है, जैसे हम क्रिस्पर-cas9 बोलते हैं, ये भी एक एक्रोनिम होता है बहुत बड़े नाम का। वैसे फलूडा का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये भी Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन है, ठीक है। ये आप देखोगे क्रिस्पर-Cas9 टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कोविड-19 वायरस का डिटेक्शन करते हो, ठीक है। तो फलूडा टेस्ट क्या हो जाएगा आपका, क्रिस्पर-Cas9 यूज करके आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। और क्रिस्पर-Cas9 क्या है, इसके लिए याद रखना नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में। पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 फीमेल्स को साथ में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, ठीक है। क्रिस्पर-Cas9 क्या होता है, सपोज करो आपको टमाटर में कुछ ऐसे जीन्स, कुछ ऐसा जेनेटिक उसका चेंज करना है, कुछ ऐसा DNA चेंज करना है कि कल से आपका टमाटर येलो कलर का टमाटर निकले, तो आपको उसके DNA या जीन्स चेंज करने पड़ेंगे। तो वो जीन्स चेंज कैसे करोगे, कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करके, जिसमें आपका न्यूक्लियस फिंगरप्रिंटिंग, आपने जिंक न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी, और वैसे ही आपका आता है क्रिस्पर-Cas9। क्रिस्पर-Cas9 बाकी टेक्नोलॉजी से क्यों बेटर है, क्योंकि एक तो ईजी है, स्पेसिफिक है, ठीक है। इससे आप देखोगे जहाँ पे आपको काटना है एग्जैक्टली वहीं कटता है, और वहीं पे आप जो चेंजेस करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो, और बहुत जल्दी भी होता है ये, ठीक है। तो ये आपका फलूडा और क्रिस्पर-Cas9 के बारे में, ओके। फिर आप देखोगे यहाँ पे आता है आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में। अब इसके पहले मैं आपको एरे के बारे में बताऊँ, आपको पता होना चाहिए टेलीस्कोप्स के बारे में, ठीक है। देखो आपने है ना बहुत सारे टेलीस्कोप्स का नाम सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं आपके पर्पस बेस्ड और एक होते हैं आपकी लोकेशन बेस्ड, ठीक है। मोटा मोटी बता रही हूँ, अब ऐसे लेक्चर तो ले नहीं रहे हम साइंस एंड टेक पे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको टेलीस्कोप्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से सुनो। तो यहाँ पे टेलीस्कोप्स अगर आप देखोगे तो कुछ होते हैं ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप, जो आप ग्राउंड पे लगाते हो। जैसे आपने सुना होगा कि नैनीताल में, उत्तराखंड में आप देखोगे टेलीस्कोप लगा दिया आपने, ठीक है। फिर वैसे लद्दाख में आपका हेनले टेलीस्कोप हो जाएगा। वैसे आप देखोगे अपने यहाँ पे उदयपुर में एक टेलीस्कोप है जो लेक में है, आई थिंक फतेहपुर सागर में, आई थिंक सोलर टेलीस्कोप लगा रखा है आपने फतेह सागर में। तो ऐसे आप देखोगे ये होते हैं जो आप पृथ्वी पे लगाते हो टेलीस्कोप्स, ठीक है। जैसे आपने हवाई में हम लोग 30 मीटर टेलीस्कोप लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जो ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है, जो अर्थ पे लगाते हो। एक होते हैं आपके जो आप अंतरिक्ष में बेचते हो, स्पेस टेलीस्कोप्स होते हैं, जिसमें आपका नाम पता है किसका आएगा, हबल टेलीस्कोप का, जेम्स वेब टेलीस्कोप का। ये क्या होता है, अर्थ के अराउंड कोई ऐसा ऑर्बिट होगा, वहां पे आप देखोगे ये अंतरिक्ष में बेसिकली ऐसे लगे हुए होते हैं और अंतरिक्ष में होने वाले इवेंट्स को नोटिस करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। एक आप देखोगे टेलीस्कोप्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है उनके पर्पस से रिलेटेड, कि वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है या वो आप देखोगे रेडियो टेलीस्कोप है। समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे आपने स्पिट्जर टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, आपने चंद्रा एक्स रे टेलीस्कोप का नाम सुना होगा। तो चंद्रा एक्स रे टेलीस्कोप जो है वो एक्स रेज को देखने के लिए है, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे कि आपका गामा रे टेलीस्कोप हो जाएगा जो गामा रेज को मेजर करता है, ठीक है। आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपके इंफ्रारेड और विजिबल जो लाइट होती है उसको देखने के लिए होगा। तो अलग अलग आप देखोगे लाइट रेंजेस को देखने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे देखो, आपको ये पता होगा कि लाइट जो होती है वो पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है, करेक्ट है। उसमें कुछ फॉर्म विजिबल लाइट का होता है, कुछ आप देखोगे इंफ्रारेड होता है, कुछ आप देखोगे रेडियो माइक्रोवेव, ऐसे चलता है, माइक्रोवेव और रेडियो। और यहाँ पे यूवी
और आपका एक्सरे और गामा रे, करेक्ट है। तो ऐसे करके पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो आप लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम को नोटिस करने के लिए अलग अलग तरीके के टेलीस्कोप बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ तो होंगे आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स जो लाइट को मेजर करेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं आपके रेडियो टेलीस्कोप जो आपकी रेडियो वेव सुनते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार जो अपना जैसे गामा रे बर्स्ट हो गया, या फिर आप देखोगे आपने दो ब्लैक होल्स का मर्जर हुआ, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि आई थिंक हमें कोई फार अवे प्लैनेट से पहली बार रेडियो सिग्नल्स आए थे, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत माइन्यूट सिग्नल्स होते हैं जिनको आप मेजर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनको डिवाइड कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे। तो ये इसको हम लोग शॉर्ट में एसके भी बोलते हैं। बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर एरे याद रखना, ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। ये पता होना चाहिए हमें, मैंने आपको बताया ना, जो रेडियो वेव्स को मेजर करेगा, ओके। और ये याद रखना अपना स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है, ये अपना टाटा जी जो टाटा का इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये बेसिकली इसको लीड कर रहे हैं। और ये जो टेलीस्कोप होगा ये साउथ अफ्रीका में बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। और ये एक स्क्वायर किलोमीटर में बनाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर किलोमीटर एरे रखा हुआ है, ओके। वैसे आपने मैंने बताया 30 मीटर टेलीस्कोप हो जाएगा। 30 मीटर टेलीस्कोप याद रखना वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप होगा, जैसे बहुत बड़ा जिसका 30 मीटर का डायमीटर होगा, ठीक है। वैसे आपने एक चाइना का भी सुना होगा 500 मीटर वाला, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हाँ एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है टेलीस्कोप एक ही जगह पे होता है, बहुत बड़ी उसकी प्लेट होती है, वो सब कुछ मेजर कर सकता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे टेलीस्कोप्स को अलग अलग जगह रख देते हो, ठीक है, और फिर उनको सिंक कर देते हो। तो टेलीस्कोप्स आपके रिमोट वाले भी हो सकते हैं और आपके लोकेटेड एट अ सेम प्लेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का बेसिकली एक स्टार्टअप है चक्कर इनोवेशन, जिसने चक्कर डीकोव वी करके लॉन्च किया है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, जो आपके N95 मास्क होते हैं ना, जो आपको पता है कि 2-3 बार पहन लिए गंदे हो गए, आप इसको फेंकना ही पड़ता है, इसका और कुछ वो नहीं है। तो इनको कैसे आप डिकंटामिनेट करके रीयूज कर पाओगे, या फिर रीयूज भी नहीं तो एटलीस्ट फेंकने से पहले इनको डिकंटामिनेट कर पाओगे, तो उसके लिए आप देखोगे इनका नाम रखा है डीकोव। डीको मतलब डिकंटामिनेट कोविड, ठीक है। तो ये आप देखोगे ओजोन को यूज़ करते हैं, आपको पता होगा कि ओजोन, क्लोरीन, ये सारी गैसेस हम ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओजोन गैस को वो लोग डिकंटामिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ओजोन आपको पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, और वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप फिर से एक एस्टेरॉइड देखोगे, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि देखो, मैंने आपको एस्टेरॉइड्स के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या जानना है कि कुछ एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो आराम से सन के अराउंड घूमते रहते हैं, जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। ये वो एस्टेरॉइड्स हैं जिनका जो आप बोल सकते हो, जिनका अर्थ से डिस्टेंस जो है वो 0.05 AU, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से या तो इतना या फिर इससे कम होता है, और जिनका साइज जो होता है आई थिंक 150 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। इसका आई एम नॉट श्योर, बट याद रखना है इनमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। एक डायमीटर का क्राइटेरिया होता है, और एक आपका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कितना है उसका क्राइटेरिया होता है। ये आपसे नंबर्स कोई नहीं पूछेगा, इतनी तो गारंटी मैं ले सकती हूँ। अगर बता भी दिया तो आपको मैंने अप्रॉक्सीमेट नंबर तो बता दिया, ठीक है। वो एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, उतना आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना है और आपका डायमीटर कितना है, तो इन दोनों के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपका एस्टेरॉइड नियर अर्थ एस्टेरॉइड होगा या नहीं होगा। अब नियर अर्थ एस्टेरॉइड का मतलब क्या है कि देखो, ये होता है हमारा, सपोज करो ये सन, ठीक है, और मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। यहाँ पे आप देखो कि अर्थ चक्कर मार रहा है, ठीक है, ऐसे सपोज अर्थ चक्कर मार रहा है और कुछ एस्टेरॉइड है, सपोज करो वो इतने नजदीक आ गया, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो अर्थ पे हो सकता है टकरा जाए। और आपको पता है कि पहले हमारा एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से पूरा का पूरा क्या हुआ था, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुका है ना हमारा। जुरासिक एज, ट्रायासिक एज, अपने 5 जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स आए थे उसमें से एक इवेंट अपना एस्टेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से भी आया था। तो इसलिए आपको एस्टेरॉइड्स को ट्रैक करना पड़ता है कि कोई आपके अर्थ से इतना पास में तो नहीं गुजर रहा। इसमें तो इनफैक्ट एक साउथ इंडियन मूवी भी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो एस्टेरॉइड को बीच में से आप देखोगे लेजर पास करके काटते हैं। मुझे उसका बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो मूवी का, पर ऐसी कोई मूवी मुझे याद है मैंने टीवी पे देखी थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें तो साइंटिफिक मूवीज भी बन रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एस्टेरॉइड्स जो आपके अर्थ, ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, इनको नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ में हिट करेंगे, इनकी आप ट्रैकिंग करते हो। यूएस में आप देखोगे प्रॉपर उनका एक सेंटर है जहाँ पे ये ट्रैकिंग की जाती है, और उसके बाद ये लोग बताते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर एस्टेरॉइड है जिसकी हो सकता है संभावना हो कि वो अर्थ को हिट कर जाए, ठीक है। तो ये सब आप ट्रैक करते हो। तो इसमें से एक एस्टेरॉइड है, ये नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिसका आप बोल रहे हो कि साइज काफ़ी बड़ा है, जो हो सकता है कि हमारे अर्थ को हिट कर जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस चीज़ पे काम कर रही है कि अगर कोई एस्टेरॉइड फ्यूचर में इम्पैक्ट करता है इंडिया को, या इंडिया को मतलब पूरे विश्व को या अर्थ को, तो कैसे हम उसको टैकल करेंगे। तो यहाँ पे आपने डार्ट
टेस्ट के बारे में सुना होगा, आपने सरे यूनिवर्सिटी का एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए, या तो आप उनको उनके पाथ से अलग कर दोगे, या फिर आप देखोगे कि आप एस्टेरॉयड को होता है ना कि एक मॉनिटर करेगा, एक उसको आप देखोगे काटने की कोशिश करेगा, तो अलग-अलग तरीके से आप एस्टेरॉयड्स को डिफ्लेक्ट करने की बात कर रहे हो, ठीक है? फिर एक आता है आपका लीगो बॉट। अब ये लीगो बॉट क्या है, नाम से दिख रहा है, देखो जिस जिस भी चीज़ के आगे बॉट लग जाए ना, इसका मतलब है कि वो इंटरनेट या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है। जैसे आपने चैट बॉट का नाम सुना होगा, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हो जाएगा। अब लीगो बॉट क्या है, ये देख लो यहाँ पे, आपकी कोई भी पॉलिसी रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज़ हैं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो हो जाएगा, जो उनकी इंश्योरेंस वाली कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस वाली, उन्होंने बेसिकली ये सर्विस लॉन्च करी है, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है पॉलिसी रिलेटेड, तो आप यहाँ पे पूछो, वो आपको आंसर देगा। इनफैक्ट आप देखो कि जितनी भी इन मेजर इवन एडटेक कंपनीज़ भी इस वक़्त जो चल रही हैं, वो काफ़ी सारे, अगर जिनके पास पैसा है, तो उन्होंने आप देखोगे बॉट सर्विसेज़ हायर कर रखे हैं। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप ह्यूमन से बात कर रहे हो या किसी रोबोट से, ठीक है? फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, और याद रखना हबल स्पेस टेलीस्कोप की लाइफ पूरी होने वाली है। 1998 के आसपास हमने ये लॉन्च किया था। काफ़ी एक्चुअली इसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम तो 2000 आई थिंक 12 तक ही था, फिर उसको वापस एक्सटेंड कर दिया गया, फिर 2018 तक खींच लिया गया। अब इसको हटा के हम लोग हबल को नया टेलीस्कोप जो लाएंगे वो होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। समझ में आ गया आपको? हबल टेलीस्कोप में याद रखना जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी उसमें यूएसए भी था, और जेम्स वेब टेलीस्कोप में भी आप देखोगे यूएसए भी है और इसमें कनाडा भी है, ठीक है? और हबल टेलीस्कोप में आई थिंक 3 कंट्रीज थी, ठीक है? तो ये ऐसे है। तो हबल को रिप्लेस करके अब क्या आएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप। लेकिन हबल टेलीस्कोप याद रखना सबसे मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। क्यों? क्योंकि हबल टेलीस्कोप ने इतनी सारी इमेजेस कैप्चर करी हैं, इतनी सारी नई गैलेक्सीज डिस्कवर करी हैं, इवन नए नए प्लैनेट्स डिस्कवर करे हैं, कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हम मतलब आप देखोगे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? इसने देख लो आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो होती है, जो अपनी नियरेस्ट गैलेक्सी है। अच्छा देखो, इसके पहले याद रखना, जैसे हम बोलते हैं कि सन एक स्टार है, करेक्ट है, और ये अर्थ मर्क्यूरी वीनस सारे क्या है, प्लैनेट्स, ठीक है? अब सन का क्या होता है, सोलर सिस्टम, करेक्ट है? सन जो है उस जैसे और भी बहुत सारे स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। भाई स्काई देखो तो इतने सारे स्टार्स दिखते हैं, ठीक है? तो ये स्टार्स जो होते हैं ना, जब बहुत सारे स्टार्स मिलके एक क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। सन कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है, आकाशगंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है? जैसे एक गैलेक्सी है तो वैसे ही आप देखोगे कहीं दूसरी गैलेक्सी भी होगी, तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। तो सन हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे पास में कौन सी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा, ठीक है? समझ में आ गया? अब सन के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है, वो अपनी गैलेक्सी में ही होगा ऑब्वियसली, तो वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ऐसा जरूरी नहीं है, किसी और गैलेक्सी का भी हो सकता है, पर मैं आपको बता रही हूँ। पर सबसे नजदीक स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है? ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, और स्टार कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ओके? अब सबसे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताती हूँ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपके सामने जो चीज़ लिखी है वो कोई स्टार है या कोई प्लैनेट है। एटलीस्ट प्लैनेट है या नहीं ये बता सकते हो। सपोज करो मैंने लिखा H122 और मैंने उसके आगे सपोज लिख दिया H122b, ठीक है? तो जहाँ पे भी ये बी आ जाए, ए आ जाए, सी आ जाए, ये मतलब ये स्टार है और ये उसके प्लैनेट का नाम है। तो मतलब H122b क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लैनेट, अगर H122 स्टार है तो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नासा के जो हबल टेलीस्कोप है उसने अभी क्या करा है, उन्होंने एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी होती है उसका भी पिक्चर खींचा है, ठीक है? और इतना वैसे भी कुछ है नहीं। और हाँ, ये याद रखना कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। देखो गैलेक्सी जो होती है ना वो भी काफ़ी टाइप की होती हैं। एक कोई एलिप्टिकल हो सकती है, कोई आप देखोगे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह स्पाइरल गैलेक्सी हो सकती है, ठीक है? फिर आप देखोगे कुछ गैलेक्सीज होती है जिनकी कोई शेप ही नहीं होती, जो इरेगुलर होती हैं। अब कई गैलेक्सीज होती हैं वो होती हैं एक्टिव गैलेक्सीज। अब ये एक्टिव गैलेक्सीज क्या होती हैं, बेसिकली जिनका जो कोर होता है ना उसमें एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होगा, जो बहुत सारा आप देखोगे रेडियो पल्सेस या ऐसा कुछ पल्सर जेट्स छोड़ रहा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मैग्नेटार और ये सब आप देखोगे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई का ही पार्ट हो जाएगा, ओके? देखो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है स्पेस में मुझे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको जो यहाँ पे जो आ रही है चीज़ें उनके बारे में बताती जा रही हूँ, ठीक है? ये हम बता चुके हैं। हबल टेलीस्कोप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अर्थ के अराउंड जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट का नाम आया है तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो अर्थ के अराउंड हम बोलते हैं कि जब सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो या तो वो ऊपर से नीचे जाएगी नॉर्थ से साउथ, या फिर आप देखोगे ऐसे जाएगी, करेक्ट है? अगर वो नॉर्थ से साउथ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपके पोलर ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है? या फिर और जब ये पोलर ऑर्बिट्स आपके सन के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, ठीक है? फिर जब अर्थ के अराउंड आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं बट ईस्ट टू वेस्ट,
तो इसमें क्या होता है, आपके पास या तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होगा, या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट होगा। आप बोलोगे मैम ये क्या होता है? बेसिकली सिंक्रोनस मतलब होता है कि आप अर्थ के मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है। स्टेशनरी मतलब होता है कि अगर मैं अर्थ पे कोई एंटीना रख दूं तो आपकी सैटेलाइट, ठीक है, हमेशा उसी डायरेक्शन में देखेगी, तो आपको अपने एंटीना को चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर अर्थ अपना वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो अपना सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, ताकि ये जो सपोज करो ये आपका एंटीना है अर्थ पे और ये आपकी सैटेलाइट है, तो ये एक दूसरे को हमेशा फेस करते रहेंगे, ठीक है। और फिर एक होता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, जब आपको किसी छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट तक पहुंचाना है, तो उसको बेसिकली फिर आप जियो ट्रांसफर ऑर्बिट बोलते हो, ठीक है। तो ये तो एक तरीके का क्लासिफिकेशन। अब एक होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या होता है, देखो अगर सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि 2000 किलोमीटर तक, जो अर्थ के अराउंड 2000 किलोमीटर है, वहां तक होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। 2000 किलोमीटर से एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बता रही हूँ, 37,500 किलोमीटर बोल लो, ये होता है आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करते हो तो वो होता है आपका हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। समझ में आ जाएगा? ओके। अब ये जो जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ये वाले होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं, 37,500 किलोमीटर्स के ऊपर वाले ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। जनरली आप इतने ऊपर कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हो? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, क्योंकि आपको एक जगह ही टावर रखना है। अरे भाई बार बार वैसे मोबाइल लेके घूमोगे तो टावर हिलाते रहोगे क्या? नहीं ना। तो ये होते हैं आपकी, जनरली बता रही हूँ, कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो आप लो अर्थ ऑर्बिट में जनरली कौन से साइट्स रखते हो, सैटेलाइट्स रखते हो, वो होते हैं आपके रिमोट सेंसिंग, कि भाई आपको फॉरेस्ट मॉनिटर करना है या ऐसे कुछ, मतलब किसी चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। आपके मिडिल अर्थ ऑर्बिट में क्या रखा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीपीएस। जो यूएस का जीपीएस सिस्टम है जिसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में उसकी सारी सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, और हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं इथीरियम के ऊपर। अब ये इथीरियम क्या है? देखो नाम से देख सकते होगे, बेसिकली आपने बिटकॉइन का नाम सुना है, बिल्कुल इथीरियम वही है। इथीरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन अपनी एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, इनको हम लोग डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। बस डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या है? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एनक्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है कि एंड टू बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसमें नोड्स और चेन का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि सपोज करो अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, तो बिटकॉइन में क्या होगा कि अगर आपको नया कोई बिटकॉइन खरीदना है, तो इस जो भी आप देखोगे सिस्टम से जुड़े हुए होंगे सारे कंप्यूटर्स, सबकी परमिशन लगती है। आप जो भी इसमें काम करोगे वो सबके पास जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, और ये पूरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है क्रिप्टेड होती है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट्सएप में एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन इज क्रिप्टेड, ठीक है, एनक्रिप्टेड होती है, वो कोई पढ़ नहीं सकता और दूसरा, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, ओके। अब क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे एग्जांपल्स है, लाइट कॉइन, बिटकॉइन, इथीरियम भी आप देखोगे उसी का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम लोग, अब इथीरियम का ही सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इथीरियम 2.0, इथीरियम 2 या फिर सेरेनिटी, ठीक है। ये एक्चुअली जो इथीरियम ब्लॉकचेन था उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। और याद रखना बिटकॉइन के बाद सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन है तो वो है इथीरियम, ओके। फिर आप यहाँ पे देखोगे सेंटिनल सैटेलाइट्स के बारे में। देखो जब भी सेंटिनल सैटेलाइट का नाम सुनोगे ना, तो ये बेसिकली किसके लिए होगी? मोस्टली एनवायरमेंट रिलेटेड, ओशंस रिलेटेड, ये उसके लिए होगी सेंटिनल सैटेलाइट्स। वैसे यूरोप में आप देखोगे कोपरनिकस सैटेलाइट्स होती हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है, क्लाइमेट, यूरो, एनवायरमेंट, ओशंस, ठीक है। और नासा की कौन सी सैटेलाइट्स हो जाएंगी? सेंटिनल सैटेलाइट्स, ओके। तो ये क्या काम करेंगी? बेसिकली आपके ओशंस में कितना वाटर है, सी लेवल राइज कितना हो रहा है, ऊपर से देखो यहाँ से क्या करेंगी, ये रेज भेजती हैं और फिर ये वापस टकरा के आती है, जिससे फिर ये मैप्स वगैरह बनाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को आप यूज करके हाइट ऑफ ओशंस मेजर करना चाहते हो, ठीक है। फिर चाइना ने, हम तो अभी तक 5G भी नहीं ला पाए और चाइना क्या कर रहा है? 6G सैटेलाइट एक्सपेरिमेंटल लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अभी 4G, 5G, 6G, 1G, 2G, 3G, ये सब क्या है? ये तो हमारे RAS के 2018 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था ना, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, ये सब क्या है? देखो ये क्या होता है कि ओके, एक आपने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया,
ठीक है, आपसे तो बात हो रही है, लेकिन ये पूरा काम कहाँ से हो रहा है, रेडियो वेव से हो रहा है, ठीक है। या बेसिकली आप ऐसे बोलो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको आप यूज करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पा रहे हो, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कुछ खूबियां होती हैं, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, जिसके बेसिस पे हम इस स्पेक्ट्रम को 1G 2G 3G 4G ऐसे बोलते हैं। 1G मतलब आप ऐसे याद करो, जो पहले जमाने में ओएसएस के फोन्स नहीं आते थे, जो सिर्फ आप देखोगे कॉलिंग और रिसीविंग के काम आते थे, ठीक है। तो 1G मतलब सिर्फ वॉइस था, ठीक है। 2G 2G के बाद आप देखोगे GPRS भी आएगा। 2G में याद रखना अपना वॉइस भी आ जाएगा, प्लस अपना टेक्स्ट मैसेज वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 3G में आपको पता है कि आपका इंटरनेट भी आ जाएगा, ओके। 4G में आप देखोगे कि आपका इंटरनेट स्पीड, ठीक है, आपकी वाईमैक्स, आपका वाइड एरिया कवरेज, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। 5G में आपका स्पीड आ जाएगा। देखो 4G और 5G में फ़र्क ये है कि एक तो इनका फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज़ वर्सेस 30 गीगाहर्ट्ज़। लेटेंसी का फ़र्क है। सपोज करो कि आपने गूगल पे कुछ टाइप किया और फिर वो वेबसाइट अपीयर होके आई, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। तो 4G में लेटेंसी अगर 10 मिली सेकेंड है, तो 5G में लेटेंसी जो होगी वो 1 मिली सेकेंड होगी, मतलब 10 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर 4G में 1 लाख कनेक्शन आ सकते हैं, तो 5G में आप देखोगे 10 लाख कनेक्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो 4G और 5G अपने आप एक दूसरे से इसमें डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है आपका 6G, सॉरी, फिर एक होता है आपका 6G, ठीक है। अब 6G के बारे में किसी ने सुना इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग 5G में अभी तक अटके हुए हैं, ठीक है। पर चाइना, याद रखना, 6G का एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है, और ये याद रखना आपके टेट्रा हर्ट्ज जो वेव्स होती हैं उसमें काम करेगा। और यहाँ पे आप देखोगे 5G से 10 टाइम्स फास्टर होगा, लेटेंसी भी कम होगी, इसमें ज़्यादा कनेक्शन दे सकते होगे, तो वही हो जाएगा, मतलब 5G का इंप्रूवमेंट होगा 6G, ठीक है। 5G में एक खास बात क्या है कि आप बेसिकली वॉइस डेटा सब साथ में अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में एक साथ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हम फ़ोन करते हैं तो आपका नेट रुक जाता है, 5G में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे ये क्या है आपका, पेंट फ्रॉम काउडंग। ये अभी एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल पेंट, कोविड-19 सुरक्षा पेंट, पता नहीं इसको क्या क्या कह रहे थे लोग। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि आपका ये हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट होता है जयपुर में, उसने बेसिकली एक पेंट बनाया, जो घरों में लगाने वाला पेंट होता है ना वो, ठीक है, जो आपके काउडंग से बनाया गया है, ओके। और ये क्या होगा, ऑब्वियसली क्योंकि काउडंग से बनाया तो इको फ्रेंडली होगा, इससे एक तो काउडंग का जो वेस्ट होगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर बॉडी आती है, उसने आप देखोगे सर्टिफाई भी कर दिया है। ये देखो, गोबर में से क्या होता है, बदबू आती है, करेक्ट है। तो आपको लगेगा पेंट में से भी बदबू आएगी, ऐसा नहीं है, ये ओडरलेस है और कॉस्ट इफेक्टिव पेंट हो जाएगा। और इसका ऑब्वियसली इसमें और सारे कंपोनेंट्स भी होंगे, लेकिन काउडंग आपका मेन कंपोनेंट होगा, ठीक है। फिर आएगा आपका होप मिशन। अब देखो ये एक्चुअली हो क्या रहा है कि मार्स जो है ना, आप ऐसे बोलो कि मार्स अभी, वैसे तो रेड प्लैनेट बोलते हैं हम मार्स को, क्योंकि उसमें रेड कलर की मिट्टी है ना। और ओके, एक मार्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको अपना बहुत बड़ा एक वो दिख जाएगा, वॉल आपका, आप बोल सकते हो वॉल्केनो दिख जाएगा, जो मार्स पे जिसको हम ओलंपस वॉल्केनो बोलते हैं, जो पूरे मार्स को ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एनसर्कल करके रहता है, ठीक है। अब एक आपने रेड स्टॉर्म का नाम सुना होगा, ठीक है, वो याद रखना जुपिटर का है, वो मार्स का नहीं है। एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रेड प्लैनेट ये है, रेड स्टॉर्म वहाँ आ रहा है, पर ऐसे ही याद करना पड़ेगा, रेड प्लैनेट मार्स है और रेड स्टॉर्म आपका जुपिटर में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि मार्स, एक तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कुछ को जंक्शन इवेंट के बारे में। तो ये को जंक्शन इवेंट क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, सन यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे और मार्स यहाँ पे, ये ऐसा इवेंट होता है जो बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो ये को जंक्शन इवेंट ऐसे रिलेटेड होता है, ठीक है, जहाँ पे सन के ऑपोजिट साइड में दो बड़ी बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें पता होना चाहिए कि मार्स जो है इस वक्त काफ़ी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मार्स पे बहुत सारे मिशंस जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। अब ये जो होप मिशन है वो है UAE का होप मिशन टू मार्स, ठीक है। वैसे ही आपने मार्स एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, आपने एक्सो मार्स का नाम सुना होगा, आपने मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम सुना होगा। तो एक्सो मार्स और मार्स एक्सप्रेस तो आपका इसका हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ठीक है। मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया आपका, इंजेन्युइन हेलीकॉप्टर हो जाएगा, फिर आपका परसिवरेंस रोवर हो जाएगा। ये सारे नाम आपने नासा की तरफ से सुने होंगे। इंडिया की तरफ से मार्स पे कौन सा मिशन गया है, मंगलयान या फिर मॉम मिशन, जिसके ऊपर आप देखोगे मूवी भी बनाई गई थी, करेक्ट है, अक्षय कुमार वाली। तो ये जो मिशंस हैं इन सब के आपको नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। पर रिसेंटली आप देखोगे ये होप मिशन पे तो KBC का आई थिंक 50 लाख का क्वेश्चन था ये, कि होप मिशन रिसेंटली कौन से अरेबिक कंट्री ने लॉन्च किया है या गल्फ कंट्री ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है, UAE, ठीक है। और ये क्या करेगा बेसिकली याद रखना। अच्छा, अब 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है।
ये सिर्फ मार्स से रिलेटेड नहीं बता रही हूँ, ये जनरल बता रही हूँ। सपोज करो आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी या फिर आपने कोई मिशन लॉन्च किया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है आपका जो चीज़ इस, सपोज करो अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड कोई चीज़ ऑर्बिट कर रही है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटर। सपोज करो फिर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो वहाँ पे जाके लैंड कर जाए, ठीक है, तो ऑर्बिटर, लैंडर, ठीक है। और एक होता है आपका, सपोज करो आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो वहाँ पे जाके घूम सकती है उसकी सतह पे, उसको बोलते हैं रोवर, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हम मार्स है, तो मार्स के अराउंड जो हमारा मंगलयान मिशन था, मंगलयान 1 या मॉम मिशन जो था, वो सिर्फ ऑर्बिट कर रहा था, ठीक है। ये जो होप मिशन है यूएई का, ये भी सिर्फ ऑर्बिटर है, ओके। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ नासा की, तो नासा का जो आप देखोगे मार्स ऑर्बिटर, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है, सॉरी जो मार्स का ऑर्बिटर है, ठीक है, वो तो ऑर्बिटर हो गया, समझ में आया। फिर वैसे ही आप देखोगे उसका एक लैंडर हो जाएगा, ठीक है। और एक आप देखोगे उसका रोवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने परसिवरेंस रोवर का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो आपका रोवर है, मतलब वो ऐसी कोई ऐसे रोबोट टाइप की मशीन दिखेगी जो उसकी सतह पे घूम पाएगी, वहाँ से सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करेगी, जो वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो अपना होप मिशन क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑर्बिटर है जो कंट्री के, जो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड घूम के उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फोटो वोटो खींचेगा, ये सब, ठीक है। गजनावी याद रखना, इससे कुछ रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली मिसाइल है, और गजनावी नाम से याद आना चाहिए, ये पाकिस्तान की मिसाइल है, ठीक है। वैसे आप देखोगे रावण करके एक मिसाइल है, वो श्रीलंका ने लॉन्च करी है, ठीक है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं कहने को, बस ये पता होना चाहिए, ओके। फिर आप देखोगे ये स्टार डस्ट, ठीक है। एक है आपका स्टार डस्ट और एक है आपका स्टार लिंक, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। स्टार डस्ट जो है वो आपका रॉकेट है जो पहली बार बायोफ्यूल पे चलेगा, जो बायोलॉजिकल फ्यूल्स होते हैं ना आपके, उसको यूज़ करके रॉकेट चलाया जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस में जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं उसमें या तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैशियस या क्रायोजेनिक, इन्हीं में से कोई फ्यूल यूज़ करोगे। सॉलिड फ्यूल में जैसे आपका एग्जाम्पल, सॉलिड फ्यूल का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो HPTB हो जाएगा, ब्यूटाडाइन वाला। लिक्विड में आपका हाइड्रोजीन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। क्रायोजेनिक में आपका लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें आप बेसिकली यूज़ करते हो, ओके। अब इसकी जगह अगर आप बायोफ्यूल यूज़ करोगे, बायोफ्यूल मतलब जैसे आपको कोई वेजिटेबल ऑयल हो गया या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इथेनॉल वगैरह हो गया, वो सबसे यूज़ करके जब आप फ्यूल बनाओगे तो उसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल, ठीक है। तो स्टार डस्ट सैटेलाइट याद रखना 1.0 वर्ल्ड का पहला ऐसा रॉकेट है जो बायोफ्यूल पे रन करेगा, ठीक है। और ये याद रखना कि ये कोई कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट, उन्होंने बेसिकली ये बनाया है। अब स्टार लिंक क्या है, स्टार लिंक आपका स्पेसएक्स का एक सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो मिशन है, जिसमें वो पूरे अर्थ में सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसमें वो क्या करेंगे, पूरे अर्थ के अराउंड 12,000 जो माइक्रो सैटेलाइट्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी सैटेलाइट्स, वो लॉन्च करेंगे। और ये सैटेलाइट्स क्या होगा, फिर हर जगह आसानी से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा पाएंगे, ठीक है। तो स्टार लिंक आपका स्पेसएक्स हो जाएगा। स्टार डस्ट, डस्ट मतलब ऐसे याद रखना कि बायोफ्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक हो जाएगा आपका, क्योंकि हम स्पेसएक्स की इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, याद रखना स्पेसएक्स, टेस्ला, ये सारी कंपनीज है जो इलॉन मस्क ने लॉन्च करी थी। तो स्पेसएक्स जो है उसका इंस्पिरेशन 4, ठीक है। ये इंस्पिरेशन 4 कुछ नहीं है, बल्कि ऑल, मैंने आपको बताया था ना शुरू शुरू में, ऑल सिविलियन मिशन है जिसमें वो लोग नागरिकों को स्पेस में भेजेंगे। तो ये स्पेसएक्स का फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन हो जाएगा स्पेस में, ठीक है। और ये फैल्कन 9, ड्रैगन, क्रू, ये सारी चीज़ें स्पेस एक्स से रिलेटेड हैं। इतना भी याद रहेगा ना तो भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और स्पेस एक्स मैंने आपको बता ही दिया, यूएस की कंपनी है, हेडेड बाय इलॉन मस्क, और ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, ठीक है। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको। और इनका जो एम है वही है कि हमें स्पेस की ट्रैवलिंग जो होती है वो कम सस्ती करनी है, कार्गो ट्रैवलिंग हो चाहे ह्यूमन ट्रैवलिंग हो, ठीक है। अब अभी देख लो स्पेस एक्स ने एक साथ, आप देखोगे सिंगल रॉकेट में इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। इनफैक्ट आप देखोगे स्पेस एक्स, ओके, देखो जैसे हमारा क्या है, इसरो है ना, इसरो के हेड कौन है, K7। वैसे यूएसए की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, नासा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, ठीक है, जिसको हम लोग आई थिंक CNES बोलते हैं। वैसे ही रशियन स्पेस एजेंसी। तो ऐसे हर एक कंट्री की अपनी स्पेस एजेंसी होती है, ठीक है। अब कुछ ये तो हो गई जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेस कंपनीज या स्पेस एजेंसीज हैं। कुछ होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस सेक्टर में ऑपरेट करे, जैसे आपने अभी वर्जिन अटलांटिक, फिर आपने स्पेस एक्स, फिर आपने ब्लू शिफ्ट, ठीक है, ब्लू ओरिजिन। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो रॉकेट में, कार्गो डिलीवरी में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग एरियाज में बेसिकली स्पेस सेक्टर से रिलेटेड काम कर रही हैं, ठीक है। अब हुआ क्या था, ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो आपको
जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का जनरली हम बोलते हैं कि 350 किलोमीटर या उसके ऊपर की जो स्पेस होती है वो पूरी आप देखोगे जैसे 100 किलोमीटर जो होती है वो हमारी कार्बन लाइन होती है, ये याद कर लो। 100 किलोमीटर क्या होती है हमारी कार्बन लाइन। ये बेसिकली क्या होता है, ये वो लाइन है जहाँ से आपका अर्थ और आपका स्पेस डिमार्केट होता है, मतलब इसके ऊपर आप बोलते हो कि स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि अब आपको स्पेस में या तो आप ह्यूमंस पहुंचाओगे या आप सामान पहुंचाओगे, जिसको हम कार्गो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन अभी तक पहुंचाने वाले जो रॉकेट्स थे वो सिर्फ 2 कंट्रीज के पास थे पहले, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। अब इसमें चाइना भी आ गया है, ओके, क्योंकि ये बहुत हैवी रॉकेट्स होते हैं, इसमें आपको स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। नहीं तो ऑब्वियसली अगर आपको पता ही है कि 2011 में जो अपना कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट, जिसमें आप देखोगे अपनी कल्पना चावला जी ट्रैवल करी थी, वो अर्थ में घुसने से पहले ही, मतलब अर्थ में घुसते समय उसका वो रॉकेट फट गया और फिर आप देखोगे कल्पना चावला जी नहीं बच पाई थी, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो होता है ह्यूमन डिलीवरी प्रोग्राम्स और एक होते हैं कार्गो डिलीवरी प्रोग्राम्स, ठीक है। जो ह्यूमन डिलीवरी प्रोग्राम्स है, इवन इंडिया जो है वो GSLV Mark 3 आपने सुना होगा, तो वो हम अपना गगनयान मिशन है वो पूरा हम खुद के रॉकेट से बेसिकली अंतरिक्ष में लोग भेजने की बात कर रहे हैं। अभी भी हमने बना ही रहे हैं, अभी तक हमने भेजा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 3 ही कंट्रीज है जिनके पास ये कैपेबिलिटीज है। यूएस ने, याद रखना, अपना ये जो ह्यूमंस का भेजने वाला प्रोग्राम था वो बंद कर दिया था। तो आप बोलोगे मैम इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स तो यूएस भेजता है, तो वो यूएसएसआर के रॉकेट से भेज रहे थे, तो यूएसएसआर को काफी ज्यादा पेमेंट हो रहा था। अब यूएस ने क्या करा, कुछ प्राइवेट कंपनीज थी, उनको बोला कि प्लीज आप देखो आप ऐसे रॉकेट्स बना सकते हो तो, और इसी में आप देखोगे स्पेसएक्स पहली कंपनी बनी जिसने इतने साल का, जो ऑलमोस्ट 10 साल का सूखा पड़ा था यूएसए में, कि वो अपने रॉकेट से या अपनी कंट्री में बने हुए किसी कंपनी के रॉकेट से नहीं भेज पा रहा था अपनी एस्ट्रोनॉट्स को, वो बंद हो गया। स्पेसएक्स ने, आप देखोगे, फाइनली रॉकेट लॉन्च किया, खुद का रॉकेट था, इंडिजीनियस बिल्ट रॉकेट था, जो लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक लेके गया, ठीक है। तो ये तो हो गया ह्यूमन डिलीवरी प्रोग्राम का थोड़ा सा बेसिक्स। एक होता है आपका कार्गो डिलीवरी। तो कार्गो मतलब क्या होता है, सामान पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो उसमें इतना कुछ नहीं है। अब वो चाहे आप लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाओगे या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाओगे, तो उसके हिसाब से आप देखोगे आपके रॉकेट्स बदलते हैं, ठीक है। 3 स्टेज रॉकेट, 4 स्टेज रॉकेट, सिंगल स्टेज रॉकेट, वैसे। अब स्पेसएक्स ने, जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया ने भी पहली बार ऐसा किया था, कुछ 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स हमने एक साथ लॉन्च करी थी, 104 सैटेलाइट्स, आई थिंक आज से 2 साल पहले, ठीक है, वो भी अलग अलग ऑर्बिट्स में। वैसे स्पेसएक्स ने भी आप देखोगे 143 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करी है सिंगल रॉकेट में, और ये ऑब्वियसली उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके पहले हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड था 104 का, जो इन्होंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये फाल्कन 9 रॉकेट मैंने आपको बता दिया ना, ये स्पेसएक्स का रॉकेट है और इसके थ्रू उन्होंने ये सैटेलाइट्स भेजी हैं। और इसके पहले आप देख लो इसरो का रिकॉर्ड था, ठीक है। अब कुछ रॉकेट जो होते हैं वो 1 टाइम यूज होते हैं, मतलब वो गए और फिर आप देखोगे, मतलब उनको आप वापस यूज नहीं कर सकते। कुछ होते हैं जो जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, इनको हम बोलते हैं रीयूजेबल रॉकेट्स। इंडिया भी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, इस पे काम कर रहा है। फाल्कन 9, याद रखना, रीयूजेबल रॉकेट है, ठीक है। इसको हम लोग 2 स्टेज टू ऑर्बिट रॉकेट भी बोलते हैं। जो रीयूजेबल रॉकेट्स होते हैं उनको हम लोग 2 स्टेज टू ऑर्बिट रॉकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक है आपका ब्लू जेट लाइटनिंग, ओके। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, इसमें जो अपने क्लाउड्स नहीं होते हैं जिसमें बिजली कड़कती है, जो थंडर क्लाउड्स होते हैं, उसमें बेसिकली ये ब्लू जेट लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है। और ये फिनोमिना जो होता है ग्राउंड से देख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जो क्लाउड्स होते हैं उसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो रही होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब क्लाउड्स जो होंगे उसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव करके आप देखोगे चार्जेस आते होंगे, और इसीलिए आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजरती होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की। देखो, सोलर एनर्जी जो होती है एक तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इंडिया में, याद रख लेना, ये राजस्थान जो है उसने हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है उसके पास अभी फिलहाल, मतलब देश में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कहाँ पे इंस्टॉल की गई है, राजस्थान में। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे गुजरात, फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु और फिफ्थ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये इनका रैंकिंग है। क्या क्या है, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्रा, ठीक है। तो ये ऐसी रैंकिंग है किसकी, स्टेट्स की, जहाँ पे आप देखोगे सोलर पावर इंस्टॉल्ड है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 37 पॉइंट, आई थिंक 7 के आसपास है, ये 72 है, ये कुछ 37.68 है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है। हमने अभी अभी बस कर्नाटका को पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडिया लेवल की बात। इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे सोलर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कई कई जगह तो सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, मतलब जो किसी डैम के ऊपर या किसी नदी के ऊपर ऐसे पैनल्स जो होंगे वो फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, ठीक है। कई जगह आप देखोगे, आपने सुना होगा कि कच्छ में हम देख रहे हैं कि आपका लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्लांट आने वाला है। हाइब्रिड मतलब क्या होगा, सोलर प्लस विंड एनर्जी साथ में प्रोड्यूस कर रहे होगे, ठीक है। फिर आपने रेवा का नाम सुना होगा, जहाँ पे 600 से 700
700 मेगावाट के बीच का आपने बहुत बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया है। वैसे ही आपने क्या कहते हैं अपना भदला सोलर पार्क का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है ना कि बहुत सारे सोलर पार्क्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कई जगह इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है, कई जगह आप देखोगे उसका जो मतलब इंस्टॉल मतलब बनने के बाद, कई जगह होगा कि उसका डिज़ाइन कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये कहाँ तक याद करोगे, लेकिन याद रखना कि हम लोग कच्छ में सबसे बड़ा पावर प्लांट बना रहे हैं, अभी बना नहीं है, ठीक है, मतलब बन रहा है, वो स्टेजेस में है, ओके। राजस्थान का तो आपको पता होगा लार्जेस्ट वाला भदला में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये तो हो गई इंडिया लेवल की बात। फिर हम करते हैं यूरोप लेवल की बात। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो यूरोप में बनाया जाएगा। एक्चुअली स्पेन और फ्रांस, दो कंट्रीज ने अग्रीमेंट साइन किया है, दोनों मिलके इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को बनाएंगी। और मतलब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया याद रखना, अगर मैं आपसे बात करूँ रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, विंड एनर्जी के मामले में, सोलर एनर्जी के मामले में टॉप 3 में नहीं आता वर्ल्ड लेवल पे। हम या तो 4th है या 5th है, ठीक है। इतनी जानकारी रखो, बहुत है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे आता है स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग के बारे में। देखो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होगा कि हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर होती है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होता है मीजोस्फेयर, फिर होता है थर्मोस्फेयर जिसके अंदर ही आयोनोस्फेयर भी आता है, और फिर होता है आपका एक्सोस्फेयर, करेक्ट है। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है, यहीं पे आपके क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म, सारी बारिश वारिश आना सब ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपके पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं जो आप देखोगे कि ओजोन का डिप्लीशन करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता होगा, ट्रोपोस्फेयर में आपका टेम्परेचर कम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ओजोन जो होता है वो आपका ऑब्वियसली यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है, तो उस पर्टिकुलर लेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली आप देखोगे स्ट्रेटोस्फेयर जो अपनी ये वाली लेयर है, इसके अंदर आप देखोगे वार्मिंग हो गई थी आर्कटिक रीजन में, ठीक है। इसलिए इसको बोला जा रहा है सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, ओके। अब इसके ऑब्वियसली आप देखोगे जो ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, कुछ वेदर इवेंट्स होते हैं, मानसून होते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। और बस इतना ही था आई थिंक। कई जगह ज़्यादा रेनफॉल आ जाएगी, कई जगह आप देखोगे कम रेनफॉल आ जाएगी, इसका पूरा इम्पैक्ट यही पड़ता है, ठीक है। फिर मीटी एक्चुअली हुआ क्या है, देखो ये याद रखना कि अमेज़न ने काफ़ी सारे सेंटर्स बनाए हैं। अमेज़न ने सूरत में आप देखोगे कि एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो सेंटर बनाया है। अमेज़न एक किसान सेंटर भी लेके आ रहा है, ठीक है। अमेज़न के साथ याद रखना हमारी जो मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने पार्टनरशिप करी है ताकि वो लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन लैब बना सकें, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुई है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए? अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ, ठीक है। ताकि हम बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग में और सॉल्यूशंस निकाल सकें, टेक्नोलॉजी वगैरह में आगे बढ़ सकें, ठीक है। ये कैपेबिलिटी वगैरह बढ़ा सकें अपनी, वो सब चीज़ों के लिए है। फिर आप देखोगे कोलैब कैड, ये कुछ नहीं है। कैड मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ये ऑटो कैड आपने सुना होगा, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये पता ही होगा। ऑटो कैड क्या होता है, जो डिजाइनिंग करने के काम आता है, ठीक है। अगर किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह भी करी है तो ये पंप्स वगैरह डिजाइन करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर नहीं आता था ऑटो कैड, तो वही तो चीज़ है। तो कोलैब कैड कुछ नहीं है, बल्कि एक वही वापस एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपकी NIC प्लस CBSE ने मिलकर लॉन्च किया है, जो कुछ नहीं करेगा, जो स्टूडेंट्स को बेसिकली अपने डिज़ाइन वगैरह बनाने वगैरह में हेल्प करेगा, इतना ही है। कैड का नाम आ जाए मतलब आपका जो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं उसके काम आता है, ठीक है। फिर आएगा आपका नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ठीक है। ये होता क्या है कि ओके देखो, हम जो टाइम देखते हैं अपनी वो क्लॉक वगैरह से देखते हैं, तो डिजिटल होगी, या फिर आपकी वो घड़ी वाली वॉल क्लॉक वगैरह होती है, ठीक है। सैटेलाइट्स वगैरह जो होती हैं उसमें आप देखोगे एटॉमिक क्लॉक्स लगी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि आपका जो GPS हो गया, या आपका इसरो का नाविक हो गया, ठीक है। जैसे नेविगेशन विद इंडियन सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, ठीक है। चाइना का बिडोई हो गया, या यूरोप का गैलीलियो हो गया, ठीक है। रशिया का ग्लोनास हो गया। ये सारे क्या है, ये आपके जैसे GPS होता है वैसे हर कंट्री का अपना एक GPS बोल सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऑपरेशन में है, कुछ आने वाले हैं, कुछ ग्लोबल हैं, कुछ रीजनल है, ऐसे करके हैं, ठीक है। इंडिया का आपको पता ही होगा, इंडिया प्लस हमारा 1500 किलोमीटर और ले लो, उतना ही हम लोग कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं इसमें जो सैटेलाइट्स वगैरह होती है, देखो आप GPS को यूज़ करके किसी जगह से किसी जगह तक का टाइम निकाल दो, तो आपको टाइम तो मेजर करना आना चाहिए ना। तो उसका मतलब कोई टाइम का एलिमेंट तो होगा इन सारे सैटेलाइट्स में। तो यहाँ पे जो आप क्लॉक्स यूज़ करते हो वो यूज़ करते हैं हम एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है। तो नाविक में जो हमने क्लॉक्स यूज़ करी है वो थी रुबीडियम क्लॉक्स, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक्स जो बेसिकली
बहुत ही एक्यूरेसी से टाइम को मेजर करती हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे हमारी IRNSS में हमने 7 सैटेलाइट्स ही लॉन्च करनी थी, लेकिन उसके बाद हमने 8 सैटेलाइट फिर 9 सैटेलाइट क्यों लॉन्च करी, क्योंकि पुरानी 2 सैटेलाइट्स में रूबिडियम क्लॉक जो थी वो काम नहीं कर रही थी, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका जीपीएस जैसे सिस्टम्स में या कम्युनिकेशन में, या फिर आप देखोगे आपके जो टेलीकॉम होता है, आपका मेजरमेंट्स होता है जीपीएस जैसा, उसमें आप देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तो आपका एटॉमिक क्लॉक के बारे में, ओके। अब एक चीज़ क्या होती है आपकी, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। तो उसी से रिलेटेड है आपका ये वाला आर्टिकल जो है आपका नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ठीक है। ये हुआ क्या था कि जनरली हमें ना बाहर के जो सिस्टम्स होते हैं वो फॉलो करते हैं एटॉमिक टाइम स्केल वाले। अब इंडिया ने खुद ने आप देखोगे अपना नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल को इनॉग्रेट कर लिया, और इसमें क्या होगा कि हम टाइम को बिल्कुल नैनो सेकंड्स के डिफरेंस से, नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁻⁹ सेकंड्स के डिफरेंस से आप इजीली इसको मेजर कर पाओगे, मतलब इतनी एक्यूरेसी तक। जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक है, मतलब 0.00 इतना इतना प्लेसेस तक ये राइट है। अब कुछ चीज़ अगर आप देखोगे 9 डेसिमल प्लेसेस तक राइट है, मतलब तो यहाँ तक आप देखोगे इतनी राइट है वो, तो ऑब्वियसली आप देखोगे काफ़ी राइट हो जाती है वो, ओके। तो हम लोग नैनो सेकंड की स्केल तक आप देखोगे एक्यूरेसी मैच कर पाएंगे अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से, ओके। और इसके लिए याद रखना हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो SI यूनिट्स नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए हमारे पास 7 SI यूनिट्स हैं जो मेजर करते हैं। जैसे आपका लेंथ जो होगा मीटर में मेजर होगा, टाइम आपका सेकेंड्स में होगा, आपका मास जो होगा केजी में होगा, फिर आपका लाइट का इल्यूमिनोसिटी आपका कैंडेलाज में होगा, फिर आपका जो मैटर होगा ठीक है वो आपका मोल्स में मोल्स में मेजर होगा। तो ऐसे करके हमने 7 यूनिट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये सेकंड वाला यूनिट देख रहे हो ना, तो इसको मेजर करने के लिए हम जो सिस्टम यूज़ करते थे हमने वो चेंज कर दिया, और अब हम बेसिकली आप देखोगे सीजियम 133 का जो एटम होता है वो देखते हैं, वो यूज़ करते हैं सॉर्ट ऑफ सेकेंड्स को मेजर करने के लिए, ठीक है। इतना ही बस आपको याद करना है और कुछ नहीं याद करना। फिर ये मैंने आपको अभी बताया था कि सोलर प्लांट जो होते हैं कई बार आप देखोगे ज़मीन पे होते हैं, कई बार क्या होता है आप इनको ओशन से डैम्स में ऐसे बहुत सारे सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर देते हो, और फिर यहाँ से आप देखोगे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो जो अपने एक तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट हो जाएगा, ये आई थिंक डेनमार्क या नेदरलैंड्स के आसपास बनाया जा रहा है, या हो सकता है नॉर्वे, बट बेसिकली नॉर्थ सी वाला जो रीजन है ना उसके आसपास बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और इंडिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है अभी के लिए याद रखना आई थिंक ये तेलंगाना में है, और हम लोग नर्मदा रिवर पे आप देखोगे नया सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट बना रहे हैं इंडिया का, ओमकारेश्वर डैम हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और ऑब्वियसली आपको पता होगा ओमकारेश्वर ये क्या है, अपने ज्योतिर्लिंगास जो होते हैं, जो अपने 12 ज्योतिर्लिंगास है उसमें से ये एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। फिर आएगा आपका कोविड-19 वैक्सीन्स के ऊपर। देखो कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में मुझे तो लगता है आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, बट इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में आई थिंक 7 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिल गया है। कोवावैक्सीन, कोविशील्ड। कोवावैक्सीन तो अपनी भारत बायोटेक और ICMR वाली हो जाएगी, जो अपनी किल्ड वायरस से बनाई गई है, ठीक है। सॉरी, अपने जो ये वायरस होता है कोरोना वायरस उसी को लेके बनाई गई है, ठीक है। एक है आपकी कोविशील्ड, ठीक है। ये आपकी ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसमें आधार पूनावाला जी का नाम सुना होगा आपने पुणे में, तो उन्होंने आप देखोगे मिलके बनाई है, ठीक है। कोवावैक्सीन, कोविशील्ड। इसके बाद आपकी कौन सी वैक्सीन आ जाएगी, स्पुतनिक 5 जो आपकी रशिया की है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा हाँ जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन। फिर एक आ जाएगी आपकी मॉडर्ना। हमने फाइजर को परमिशन नहीं दी है, फाइजर बायोएनटेक वाली के जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, मॉडर्ना को हमने परमिशन दी है। और फिर अभी जो रिसेंटली 7th वैक्सीन जिसको हमने अप्रूवल दिया है DGCI ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर, वो है आपकी ज़ाइकोव डी याद रखना है, इंडिजीनियस वैक्सीन और वर्ल्ड की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है, DNA बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। और इसको इंजेक्शन की तरह नहीं लगाया जाता, तो जिसको इंजेक्शन से डर लगता है वो ज़ाइकोव-डी लगवा सकता है, और इसमें 3 डोज लगती हैं आपकी। और बाकी सारी वैक्सीन जनरली 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ये आप देखोगे ज़ाइकोव-डी 12 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा सकती है, तो मतलब 12 से 18 साल के बच्चों को भी ये लगाई जा सकती है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे और क्या डिस्कशन करने के लिए, इससे तो ज़्यादा ही कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे अभी आपने न्यूमोसिल का नाम सुना होगा। बेसिकली न्यूमोसिल क्या है, ये आपके लास्ट ईयर के UPSC प्रीलिम्स से पूछा गया था। जो आपका न्यूमोनिया होता है, ठीक है, न्यूमोनिया आपको पता होगा कि बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है। जो आपका न्यूमोनोकोकल
ठीक है। वैक्सीन है, न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन लगती है, तो वो आप देखोगे न्यूमोसिल जो है अभी रिसेंटली आप देखोगे डेवलप की करी थी, और ये किसने डेवलप करी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। डिजीबॉक्स कुछ नहीं है, डिजीबॉक्स आप ऐसे बोल सकते हो जैसे अपना, आपने वो सुना होगा, क्या नाम है उस चीज़ का, जिसमें अरे वो बॉक्स होता है ना जिसमें आप अपने सारे फ़ोल्डर्स वगैरह डाल सकते हो, फिर अपने फ्रेंड्स को एक्सेस दे सकते हो, वो इस फ़ोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसका नाम ही भूल गई। अ, मुझे अब एकदम से मेरा नाम स्किप हो गया है। अरे बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, हम लोग ड्रॉप बॉक्स, आज लाइक कैसे भूल सकती हूँ, ये कॉलेज में कितना यूज़ किया है। ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। तो ड्रॉप बॉक्स जो होता है उसी के तर्ज पे हमने, नीति आयोग ने बेसिकली डिजी बॉक्स बनाया है। ये कुछ नहीं होता, फाइल शेयरिंग करने के लिए, जो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स नहीं होती है जो आप जीमेल वगैरह पे नहीं भेज सकते, तो इस पर डाल दो, अपने फ्रेंड को लिंक लिंक भेज दो, वो इस लिंक में जो भी इतनी फाइल्स होंगी ये सारी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो नीति आयोग ने बनाया है, इसके अंदर क्या होगा, 20 जीबी तक का जो स्टोरेज होगा वो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप देखोगे आपको पर आप कुछ चार्जेस पे करोगे तो आपका जो स्पेस है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सस्ता है, 30 रुपये चार्ज कर रहा है पर मंथ, बताओ आपको 100 जीबी तक का स्पेस दे रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है ये, ठीक है। फिर प्लांट 9 क्या होता है बेसिकली, ये प्लैनेट 9 है, प्लांट 9 नहीं है, ये प्लैनेट 9 है, ठीक है। प्लैनेट 9 आपका एक हाइपोथेटिकल आप अज्यूम करके चल रहे हो बेसिकली, एक ऐसा प्लैनेट होगा जो अर्थ से काफ़ी बड़ा होगा, जो ऑब्वियसली नेपट्यून के उधर साइड पे होगा, क्योंकि वही वाला जो एरिया है हमने ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं किया है, और वो टेलीस्कोप से भी काफ़ी दूर पड़ता है, तो उतना आसानी से हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ठीक है। फिर ये आज का लास्ट टॉपिक होगा जो है आपका नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक्चुअली रिसेंटली हुआ क्या है कि बीएसएनएल ने, एक कंपनी है स्काइलो करके, ठीक है, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नैरो बैंड आईओटी नेटवर्क के लिए। देखो कई बार क्या होता है, आपकी कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको अगर एक जगह लगा दो, जैसे सपोज करो कोई सेंसर डिवाइस है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बैटरी कम चाहिए, आपको पावर कम चाहिए, और बस आपको ये चाहिए कि लगातार चलता रहे, ठीक है, इसको बार बार रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इनको जो इंटरनेट की खपत होती है वो भी कम लगती है। तो आप ऐसे सोच के चलो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिनको बहुत ही नैरो रेंज ऑफ कंप्यूटर, सॉरी नैरो रेंज ऑफ पावर, बहुत ही नैरो रेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपके डिजिटल इंडिया के अंदर आप फार्मर्स वगैरह को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ करना सिखाना चाहते हो, मशीन लर्निंग यूज़ करना सिखाना चाहते हो, इंटरनेट को यूज़ करवाना चाहते हो, उसके लिए आप देखोगे काम आएगा, ओके। इसमें क्या होता है कि कई बार आप देखोगे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप टावर्स वगैरह नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे नैरो बैंड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम आ जाएगा, ठीक है। पहले सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसने लॉन्च किया है? बीएसएनएल ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इतना कुछ था नहीं इसके अंदर, हमने कोशिश पूरी की है कि हम सब चीज़ें डिस्कस करें। अब हम इसी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, और स्टे ट्यून्ड, सब चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, एंड ऑल द बेस्ट।